So question number 25. Consider the following markets. Okay, government bond market, call money, treasury bills, stock market. How many of the above are included in capital market? ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि मनी मार्केट होता है इन द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, लेस देन 12 मंथ्स, एंड द कैपिटल मार्केट इज मोर देन 12 मंथ्स। इतना बेसिक हमें आना चाहिए। ठीक है, अब इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, कॉल मनी। कॉल मनी तो होता है ना लेस देन 90 डेज, तो ये वाला तो होगा नहीं। ट्रेजरी बिल्स, ये भी लेस देन 360, मतलब लेस देन अ ईयर, अराउंड 364 डेज़ के करीब होता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। वी आर लेफ्ट विथ एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। ठीक है, ये वाला तो होगा, एक तो होगा अपना आंसर। तो ऑल 4 नहीं होगा, ओनली 3 नहीं होगा, या तो गवर्नमेंट मतलब या तो ओनली 1 होगा या ओनली 2 होगा, तो एक तो है। अब तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी जो पैसा लेते हैं वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ना, कि जैसे कि किसी ने शेयर परचेज किया तो बाद में जो अपने परचेज सेल्स होते हैं वो तो बाकी लोगों के बीच में होता है ना, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में होता है ना परचेज सेल्स। लेकिन कंपनी तो एक बार पैसा उठा ही लिया, तो ये तो पैसा उसका ही हो जाएगा फिर। तो स्टॉक मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ में लेगी ना फिर तो कंपनी से। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली 2, तो इसका हो जाएगा 25th में बी। आंसर चेक कर लेते हैं, 25th का आंसर है बी। ठीक है, अब है 24th। Which one of the following activities of the RBI is considered to be part of स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, ये हमारे बेसिक इकोनॉमिक्स में नोट्स में होता है। ठीक है, अब होता है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, ठीक है, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है, स्टरलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आता है, ये वाला नॉर्मली दे रखा होता है, हर इकोनॉमिक्स के नोट्स में है, और जब हम पढ़ते भी हैं इसे तो 24th में आएगा ए, 24th का ए। ठीक है, नाउ कम विद 23rd क्वेश्चन। ओके, consider the following statements. Okay, statement 1, statement 2. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, मॉडरेट है। ठीक है, सेकंड, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। जो कार्बन मार्केट्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर से स्टेट की तरफ। पता नहीं क्या है। ठीक है, तो चलो जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं कि डी तो हमने हटा दिया, या तो आंसर ए है या बी है या सी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड वाला सही है या नहीं। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इट्स प्रोन टू इंटरप्रिटेशंस। जो कार्बन मार्केट है वो ट्रांसफ़र करता है रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर से स्टेट के लिए, मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इसलिए मैं तो इसका आंसर क्या लगा के आया था, मैं इसका ए लगा कर आया था, लेकिन जैसे कई कोचिंग्स में इसका आंसर शायद बी दे रखा है या सी दे रखा है। देखते हैं क्या है। 23rd में इन्हों का सी दे रखा है, मतलब इन्होंने बोला कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका देखते हैं यूपीएससी के आंसर देते हैं। अब तक 22nd। ओके, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ठीक है, ये वाला आपने यूएस में देखा ही है, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। ठीक है, तो पहली वाली चीज़ तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब आता है सेकंड स्टेटमेंट। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। हाँ ठीक है, जब तो जाके तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है अपना, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। और ये फर्स्ट क्यों करती है, क्योंकि सेकंड की वजह से, तो ए इसका आंसर होना चाहिए। 22nd, 22nd का ए। ठीक है, नॉर्मल इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये आना चाहिए था। मतलब 21st, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके, और द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है, InvITs are recognized as borrowers under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Rate, मतलब सरफेसी एक्ट के अंदर ये पूछ रहा है कि वो रिकॉग्नाइज होते हैं एज बोरोवर्स। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो पहला वाला स्टेटमेंट बोल रखा है ना, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो इनकम है ना वो तो आपके एग्जम्प्ट है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो डिविडेंड है ना वो टैक्सेबल है। भाई ये कहाँ की चीज़ हो गई। हम एक चीज़ तो ये तो जरूर सुनते ही है ना कि जो डिविडेंड है वो नॉर्मली एग्जम्प्ट रहता है और इनकम आपकी टैक्सेबल रहती है। और फिर इसका क्या है कि 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर बोल रखा था कि जो इस पर इनकम रहेगी वो अपने एग्जम्प्ट रहेगी, तो वहाँ से ही वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो ये तो मैंने रॉन्ग कर दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट में जैसे ही हम गलत करेंगे तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसका आएगा डी, 21st। 21st का आंसर है डी। चलो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं।